हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? अच्छा, तो चलिए लॉकडाउन में कुछ पढ़ाई लिखाई हो जाए। तो आज हम कक्षा 10 की बात करेंगे। तो कक्षा 10 में केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण करके है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो अब हम आपको इसके ज़रिए पढ़ाएंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो अब आपका प्रश्न का तो उत्तर दे नहीं पाएंगे। तो चलिए आप किताबों को देखिएगा और उसमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा और फिर इस लेक्चर से मैच कराइएगा कि आपकी जानकारी कहाँ तक सही है। और आप चाहें तो कमेंट करके क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखिए, पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके, ताकि आपके पास कोई भी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए और आप बाकी के लेक्चर को भी सुचारू रूप से देख सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। तो अब आप जानते हैं, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से कि पदार्थ क्या है। हमारे चारों तरफ के जो वातावरण है वो सभी पदार्थों से भरे हुए हैं। और पदार्थ को हम लोग किस रूप में पढ़े हैं? तो पदार्थ को हम लोग मुख्यतः किस रूप में पढ़े हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, कक्षा 9 की बात है। और फिर हम उसमें पांचवी अवस्था प्लाज्मा की पढ़ते हैं, चौथी प्लाज्मा की, और पांचवी जो होती है बीईसी। तो बीईसी को फुल फॉर्म जो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमने कहा था। तो अब हम सामान्यतः देखते हैं अपने चारों तरफ ठोस, द्रव और गैस। तो ये तो पदार्थ की अवस्थाएं होगी। और प्रत्येक पदार्थ आपको पता है कि ये सूक्ष्म कणों से बन करके सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है, बना होता है। ठीक है। और इसके आधार पर आप ठोस, द्रव, गैस इसकी व्याख्या 9 में कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इन पदार्थों में होने वाले परिवर्तन की बात करेंगे। तो किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है। और यह कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? ये पदार्थ की बाहरी आकृति, बनावट, संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम लोग सामान्यतः किस परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। जैसे कोई ईंट का टुकड़ा हो, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ देते हैं तो उसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उस किसके में परिवर्तन होता है? उसके आकार में। तो इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन। या जैसे मोमबत्ती का एक सामान्य उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो सामान्य अगर मोमबत्ती है, पिघलती है, तो पिघल करके फिर अगर वो जम जाती है तो उसका रंग वैसा ही होता है, केवल उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है। रासायनिक संगठन में उसके परिवर्तन नहीं होता। तो ये मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आता है। ऐसे एक अन्य उदाहरण को हम लोग लेते हैं जल का। तो जल तीन अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में है तो बर्फ है, द्रव में है तो जल बोलते हैं, और अगर गैस के रूप में तो जलवाष्प बोलते हैं। तो ये इनके भौतिक अवस्था के परिवर्तन है। ठीक है। अब ये तो हो गया इसके भौतिक परिवर्तन में। हम लोग पहला परिवर्तन क्या होता है? अवस्था परिवर्तन। ठीक है। और ये अवस्था परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ताप और दाब, ये दो मुख्य कारक हैं। जैसे अगर हम ठोस को गर्म करें तो ये पिघलता है। ठीक है। और द्रव को अगर गर्म करें तो उबल करके वाष्प में जाता है। और ऐसे ही वाष्प को ठंडा करें तो द्रव में, और द्रव को ठंडा करें तो ठोस में। तो ये अवस्था परिवर्तन हो गया। इसके बाद अगला भौतिक परिवर्तन होता है ऊर्ध्वपातन। तो इसमें पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो सीधे ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में। इसका उदाहरण आप लोगों ने कपूर के रूप में पढ़ा था, और नौसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। उसको अगर गर्म करें हम लोग ठोस को, तो सीधे किस में परिवर्तित हो जाए? गैस में। द्रव अवस्था में ये नहीं जाता। वाष्पन, वाष्पन किससे संबंधित है? तो वाष्पन है द्रव अवस्था से, द्रव के किस में परिवर्तित होने पे? वाष्प में। और ये प्रक्रिया किसी भी ताप पर होती है, ये कोई एक निश्चित ताप पर नहीं होती है। सामान्यतः इसका उदाहरण आप कह सकते हैं कि नदी, झरने या तालाब का पानी वाष्पित होता है, तो वो किसी भी ताप पर लगातार होने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद संघनन है। तो संघनन हम लोग क्या किसके लिए पढ़ते हैं? कि जैसे वाष्प है तो अगर हम उसको तेजी से ठंडा करें
तो वो संघनित हो जाता है। जैसे भाप है, और अगर हम उसको तेजी से प्रेशर उस पर लगाएं, जैसे खाना बनाते समय जो बर्तन होते हैं उसके ढक्कन में जो जलवाष्प ऊपर टकराता है, ऊपर की सतह पर बाहर की हवा ठंडी होती है, जिससे ये जलवाष्प क्या हो जाता है, संघनित, और पानी की बूंद के रूप में उस ढक्कन के नीचे दिखाई देते हैं। निक्षेपण किसको कहते हैं? तो अगर हम सीधे किसी गैस को किसी भी प्रक्रिया से सीधे किस में बदल लें, ठोस में, तो ये प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। अब इन भौतिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं ताप और दाब। तो ताप के अनुसार अगर ये अवस्था परिवर्तन होता है तो उस निश्चित ताप को हम लोग गलनांक, क्वथनांक और हिमांक तथा द्रवणांक से परिभाषित करते हैं। इनकी परिभाषाएं आप लोग जानते होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये पदार्थ के जो इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के यहाँ पर हमने तरीके लिखे हैं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज एनी सबस्टेंस। तो फर्स्ट इसका आप तरीका अपनाएंगे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं। तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है कहीं, तो उसमें पहले भौतिक परिवर्तन होगा जरूर, उसकी अवस्था में परिवर्तन होना जरूरी है। फिर दूसरा परिवर्तन है रंग का, कलर चेंज होगा। फिर उसके कंपोजिशन में, संगठन में भी परिवर्तन होगा। फिर उसके अभिक्रिया अगर हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या परिवर्तन हो रहा है, तो उसके ताप में भी परिवर्तन होगा। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि उस अभिक्रिया में कोई गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे किताब में 3 एक्टिविटीज शुरू में दी हुई हैं। ठीक है, तो आप उसके जरिए जानकारी करते हैं कि पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हो रहा है रासायनिक। जैसे पहला दिया हुआ है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में अगर जलाएं, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती है। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर Mg लिखा हुआ है। Mg परमाणुओं की संख्या 2 है और इसकी भौतिक अवस्था यहाँ पर S यानी सॉलिड है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं O2। वायु अगर हम बोलते हैं कि वायु में जलाने पर, तो वायु का संदर्भ यहाँ पर ऑक्सीजन गैस से ही होता है, और ये भी ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो इसकी भौतिक अवस्था गैस हो गई। मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनती है, तो ये राख क्या है? ठोस है। अब ये अभिक्रिया बहुत तेज चमक वाली होती है, जो इसकी चमक हमारी आँख को क्या करती है? प्रभावित। तो इस अभिक्रिया को हम लोग सावधानी से करते हैं। फिर दूसरी अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें पहले अभिक्रिया में, तो ये कैसी अवस्था, किस परिवर्तन को बता रहा है? अवस्था परिवर्तन। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? रंग परिवर्तन की। तो अब यहाँ पर दिया है, ये एक्टिविटी या क्रियाकलाप के रूप में बुक में दिया हुआ है, आप जाकर के बुक से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट PbNO3, ये व्हाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है क्रिस्टलीय पदार्थ, और ये सॉलिड होता है। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड, ये सॉलिड होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का। जब इनके विलयन को आपस में क्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, जो ऑरेंज कलर का होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट व्हाइट कलर का बनता है। तो इस प्रकार हम देखें कि यहाँ पर लेड का एक यौगिक व्हाइट है और दूसरा यहाँ पर किस रूप में प्राप्त हो रहा है? ऑरेंज। जबकि लेड यहाँ पर नाइट्रेट और यहाँ पर लेड आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से इनके रासायनिक संगठन यहाँ पर क्या हो गए? परिवर्तित हो गए, और कलर यहाँ परिवर्तित हो गया। तो दूसरा ये परिवर्तन हो गया। ठीक है, रंग परिवर्तन। अब तीसरा अगर कहें संगठन में परिवर्तन, तो सबके संगठन, दोनों अभिक्रियाओं में आप संगठन में होने वाले परिवर्तन देख रहे हैं। यहाँ शुद्ध रूप से मैग्नीशियम धातु है, यहाँ शुद्ध रूप से ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इन दोनों के मिलने से यहाँ यौगिक बना MgO। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तीसरा किसकी बात करेंगे? चौथा, ताप परिवर्तन। तो ताप परिवर्तन में अगर हम ले कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड ये ठोस होता है, बिना बुझा हुआ चूना, और जल में लिक्विड, इसकी जल की भौतिक अवस्था लिक्विड, द्रव। तो इनकी जब आपस में क्रिया कराते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो जल में घुल जाता है, और पानी कैसा होता है? दूधिया होता है। अब आप पानी जो सामान्य रूप से लेते हैं वो ठंडा होता है, लेकिन जब हम लोग उसमें चूने के पत्थर को डालते हैं तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि पानी गर्म महसूस होता है आपको।
तो वो पानी क्यों गर्म होता है? तो वो पानी इसलिए गर्म होता है क्योंकि उसकी जो ऊष्मा है चूने के कणों की, वो ऊष्मा पानी के कणों को क्या कर रही है? गर्म कर रही है, अपनी ऊष्मा दे रही है, इसलिए जल गर्म हो जाता है। तो ये ताप में होने वाले परिवर्तन है। हम लोग ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है, और जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उनको हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो अब अगर सॉलिड को हम लोग HCl में अगर डालें तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और यहाँ पर जिंक क्लोराइड अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये पांचवा परिवर्तन किसी रासायनिक परिवर्तन को पहचानने का, इसमें क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो आप इन अभिक्रियाओं को ध्यान से देख करके, इन सारे शब्दों को देख करके किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन, इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर देखें अपने दैनिक जीवन के सामान्य उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन के अगर सामान्य उदाहरण की बात करें तो इसमें सामान्यतः बुक में दिया हुआ है कि दूध का फटना या खट्टा होना गर्मियों के दिनों में। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दूध में जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो बैक्टीरिया के कारण लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है और दूध फट जाता है और स्वाद उसका खट्टा हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। लोहे पर जंग लगना, शुद्ध लोहा क्या होता है? Fe, और जंग लगता है तो इसका सूत्र बन जाता है Fe2O3 इंटू XH2O। Fe2O3 इंटू XH2O ये जंग का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। तो ये दैनिक एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया हम लोगों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया है। अगर ये संपन्न ना हो तो शायद ये दुनिया पर सारे जीव जो हैं मृत हो जाएं, क्योंकि हम श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोज्य पदार्थ बनाते हैं, और ऐसे ये हमारे सबसे अच्छे पड़ोसी हैं, ऑक्सीजन भी वो प्रदान करते हैं। तो इसलिए आप लोग वन जरूर लगाएं, पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं और अपना एक अच्छा पड़ोसी पाएं। ये तो हो गई थोड़ी सी हंसी मजाक की चीज़, लेकिन ये श्वसन क्रिया भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें ग्लूकोज जो होता है वो किस में बदल जाता है? ये CO2 और H2O। तो इस प्रकार से इधर का जो फार्मूला है C6H12O6 ये अब किस में बदल गया? CO2 और H2O। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही हमारे भोजन तंत्र में, पाचन तंत्र में होने वाले सभी पाचन अपक्रियाएं वो रासायनिक परिवर्तन होती हैं। फलों के रस का खट्टा होना, जैसे गन्ने का रस है, आप सिरका बनाते हैं तो सिरका का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कौन सी एसिड होती है? तो एसिटिक एसिड होती है। ठीक है। और हम लोग उसको सिरका बोलते हैं, विनेगर। ठीक। तो अब फल का रस जो होता है सामान्यतः मीठा होता है, लेकिन अगर धूप में काफ़ी देर तक रख दें तो खट्टा होता है। तो ये क्रिया कहलाती है किण्वन, और ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है। तो आप लोग आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने अन्य दोस्त मित्रों के साथ। बाकी हम इस चैप्टर को 3 भाग में पढ़ाएंगे। तो ये पहला पार्ट था, 2 पार्ट इसके और बनाए जाएंगे। और आप लोग एक बार अपने बुक को पढ़ने के पहले इसको बढ़िया से सुनिए, इस लेक्चर को, और ध्यान से पढ़िए। बहुत ही आसान होता है केमिस्ट्री, कोई कठिनाई नहीं है। बस थोड़ा सा सहयोग करें, अच्छे से पढ़ें और सुनें, समझें, फिर इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।